वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं क्या, ओपैम। व्हाट इज एन ओपैम। ओपैम के बारे में बेसिक्स कवर करेंगे थोड़े से, है ना, और फिर थोड़े जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ओपैम के वो अच्छे होने मेरे अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है ओपैम बहुत इजी है, लेकिन कुछ ट्रिकी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको आप लोग या तो रट लेते हो या उसके कई टाइप के क्वेश्चन जब आप कर लेते हो तो आप एक नॉर्मल सा ये बना लेते हो कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा अपने हिसाब से। लेकिन कई बार कुछ ट्रिकी आ जाए तो आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक एजम्पशंस बना लिया कुछ क्वेश्चंस के बेसिस पे, आपको बहुत अच्छी थॉट क्लैरिटी नहीं थी और आपको लगता है ओपैम इजी है, v प्लस इज इक्वल टू v माइनस करने से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे डाउट बहुत लोगों को रहते हैं, लेकिन इसका बेसिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू के 2-3 लेक्चर में मैं बेसिक्स अच्छे से कवर करूंगा एंड दीज बेसिक्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, है ना, ये फैक्ट है ना, तो बहुत क्रूशियल है। तो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिन बेसिक के बारे में, वो कवर हो जाने के बाद जब बेसिक्स कवर हो जाएंगे देन विल टेक द एग्जांपल, सीधे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सीधे न्यूमेरिकल के थ्रू क्वेश्चंस को हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट को भी उसी न्यूमेरिकल्स में मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, लेकिन बेसिक समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो पहले बेसिक्स कवर करते हैं। पहले ओपैम के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन इस लेक्चर में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो गारंटी है मेरी। प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। ओपैम बेसिकली डिजाइन क्यों किया गया था, क्रिस्प और क्लियर बात करते थे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से इसका नाम पड़ा ओपैम, ओपी फॉर ऑपरेशनल, एएमपी फॉर एम्पलीफायर। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में इसका डिजाइन किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर, है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया था दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें दो टर्मिनल्स हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसको प्लस टर्मिनल कहते हैं, ना, ठीक है। बहुत सारी पिंस भी होती हैं, आईसी का नंबर देखोगे तो 741 होता है। तो बेसिकली इसलिए इसका डिजाइन किया गया था। तो स्टार्टिंग में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, व्हाट इज इट्स आइडियल प्रॉपर्टी, उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड इस आइडियल प्रॉपर्टी केवल रटना नहीं है कि इसका आइडियल गेन इतना होता है, ये इतना होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि आपको जब उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करके कोई कॉन्सेप्ट रिलेट करना हो तो आप उसको सोच पाओ, आप अच्छे से उस चीज को सोच पाओगे तभी जब उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस है समझते हो। तो इस लेक्चर में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो पहली जो ओपैम की प्रॉपर्टी है क्या, AOL, सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस AOL का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओपैम, क्योंकि ये बहुत कुछ खेल करने वाला, इस पे बहुत कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बनने वाले हैं। व्हाट दिस ओपन लूप गेन, इसको ओपन लूप गेन क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी देखो कोई फीडबैक अप्लाइड नहीं है, इसका एक निगेटिव टर्मिनल है और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है जहां पे आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों टर्मिनल्स के थ्रू आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स के थ्रू। तो ये दो टर्मिनल्स हैं, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, जहां पे आप इनपुट अप्लाई कर सकते हो और यहां आउटपुट से इनपुट के बीच में कोई फीडबैक नहीं है। ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है। जब फीडबैक लगा देते हो तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन हट जाता है, क्लोज लूप बन जाता है, आउटपुट से कुछ फीडबैक इनपुट में लगा देते हो। तो दिस इज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो ओपैम का गेन है उसको कहते हैं ओपन लूप गेन, AOL, और इसकी आइडियल वैल्यू क्या होती है आप सबने पढ़ा होगा, दैट इज इनफाइनाइट। व्हाट इज इट्स आइडियल वैल्यू, दैट इज इंफिनिटी। एंड या बहुत हाई होती है, इसी इंफिनिटी को बहुत हाई कहते हैं, 10 की पावर 6। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो जो ये हाई वैल्यू होती है इसकी एक वैल्यू होगी, है ना। आइडियली इसको इनफाइनाइट कहते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या, 10 लाख होता है इसका ओपन लूप गेन। और आप
अगर किसी एम्पलीफायर का गेन 100, 200, 300, 400, 500, 1000 हो जाए तभी कहते हो कि गेन बहुत हाई है। 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, 200, 400, 500, 600, 1000 से 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस गेन को बहुत वेरी वेरी हाई, बहुत हाई गेन होता है ओप एम्प का, और उसको आइडियली क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इट्स गेन इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एग्जैक्ट इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, ये गेन बहुत हाई है, इसी को कह रहे हो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट्स गेन इज वेरी वेरी हाई, ओपन लूप गेन। ठीक है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होता है, तो इसका यूज क्या है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होने से ओप एम्प पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन लूप गेन का इन्फिनिटी होना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इस इफेक्ट को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इस ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होने की वजह से अगर मैं ओप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करूंगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये एम्पलीफायर की तरह काम कर पाएगा कि नहीं, या किसी और डिवाइस की तरह ये बिहेव करेगा, एम्पलीफायर के अलावा किसी और की तरह काम करेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वो भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, क्या आर आई, जो यहां से इनपुट रेजिस्टेंस दिखेगा आर आई, दैट इज आल्सो वेरी वेरी हाई, या इंफिनिटी, और इसी की हाई वैल्यू क्या कहते हैं, 10 की पावर 6 ओम, दैट इज 1 मेगा ओम, एंड 1 मेगा ओम इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। इन जनरल जो रेजिस्टेंस आप लगे हुए देखते हो 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रेफरेंस में मैं सारी बातें कर रहा हूं। ओप एम्प एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, इसमें सप्लाई वोल्टेज 15, 20, 30 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट पे होते हैं रेजिस्टेंसेस बहुत हाई, तो वहां वोल्टेज भी केवी में होते हैं, किलो वोल्ट्स में, है ना। हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो हर बात करने का एक रेफरेंस होता है ना। तो इनपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम इज स्टिल अ वेरी वेरी हाई। 1 मेगा ओम की वजह से अगर करंट अगर आप मेजर करोगे 1 वोल्ट की सप्लाई देके, तो करंट किस ऑर्डर की आएगी, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। वोल्टेज वोल्ट में दो, और रेजिस्टेंस अगर 10 की पावर 6 ऑर्डर का, माइक्रो एम्पियर करंट इज सो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। तो आर आई आइडली क्या होता है, इंफिनिटी होता है, या प्रैक्टिकल वैल्यू 10 की पावर 6 ओम के आसपास होती है। ठीक है, आर आई इंफिनिटी होने से क्या हो गया, अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो करंट कितना पास होता है, 0। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो टर्मिनल्स हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द ओप एम्प, वहां से करंट कितनी पास होती है, 0 पास होती है। ये किसकी वजह से, because the ideal op amp has infinite input resistance, that's why no current will enter from the negative and positive terminals of the op amp। दूसरी प्रॉपर्टी इसका ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, बैंड विड्थ ऑफ द एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या, अभी मैं समझाऊंगा, है ना। इन सब छोटी छोटी चीजों का बैंड विड्थ इज ऑल्सो इन्फिनिटी, है ना। बैंड विड्थ क्या होता है, ideal op amp का is infinite, bandwidth is also, the value of bandwidth is infinite for the ideal op amp। इसका मतलब क्या है बेटा, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। अगर ये आप समझते हैं तो बैंडविड्थ इन्फिनिटी का मतलब आप बता देंगे, है ना। बैंडविड्थ इन्फिनिटी का क्या मतलब, जब मैं कहता हूं किसी, मान लो कोई एम्पलीफायर है, उसकी बैंडविड्थ मैं कहता हूं 10 किलो हर्ट्ज है, उसका मतलब क्या है, उसकी जो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलो हर्ट्ज है, ये मान लेते हैं 10 किलो हर्ट्ज। उसकी 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां पे गेन मैक्सिमम गेन का √2 हो जाता है, वो कितनी है, 10 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब सिंपली ये है, जितनी जो इनपुट जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर या एम्पलीफायर से जो इनपुट वेवफॉर्म आप अप्लाई करोगे, जो इनपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी, इनपुट कोई साइनोसाइडल वेवफॉर्म लेट से आपने अप्लाई किया, जिस साइनोसाइडल इनपुट वेवफॉर्म्स, इनपुट सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से नीचे रहेगी, कम रहेगी, उन सबको तो ये एम्पलीफाई करके आउटपुट पे पास करेगा। ये आउटपुट है, आउटपुट पे वो सिग्नल्स एम्पलीफाई होके दिखेंगे, और जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, उन इनपुट सिग्नल को ये प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं करेगा, और इसकी वजह से आउटपुट पे वो फ्रीक्वेंसीज नहीं दिखेंगी। बैंडविड्थ का यही मतलब होता है। बैंडविड्थ के अंदर जो सिग्नल्स हैं, उनको तो ये एम्पलीफायर प्रॉपरली एम्पलीफाई करके आउटपुट पे प्रेजेंट करेगा, और जो बैंडविड्थ के बाहर वाली फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको वो ब्लॉक करेगा, या आउटपुट पे एम्पलीफाई करके नहीं ले जाएगा, उनको एक तरह से ब्लॉक कर देगा, है ना। अब बैंडविड्थ इंफिनिटी है, क्या मतलब, बैंडविड्थ इंफिनिटी का मतलब इस तरह का कुछ डायग्राम। बैंडविड्थ इंफिनिटी मतलब क्या हुआ बेटा,
कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ये 10 किलोहर्ट्ज बढ़ते बढ़ते और 20 किलोहर्ट्ज हो गया तो 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को वो पास कर सकता है, 30 हो गया, ये कह रहा है इन्फिनिटी हो गया बैंडविड्थ, मतलब इन्फिनिटी से लेस जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको सबको पास करेगा, इन्फिनिटी से ज्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको पास नहीं करेगा आउटपुट पे, यही तो मतलब हुआ। और इन्फिनिटी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब क्या हुआ, ये इसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी होने का मतलब जितनी भी इनपुट वेव फॉर्म अप्लाई करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे स्मॉल हो चाहे हाई हो, बहुत हाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे इनपुट वेव फॉर्म को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे जरूर लाएगा। किसी भी इनपुट फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक नहीं करेगा, किसी भी इनपुट सिग्नल को चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक होता है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर से कोई भी इनपुट फ्रीक्वेंसी आप लगाओगे सारी फ्रीक्वेंसीज को वो आउटपुट पे पास कर देता है। कैसे पास कर देता है? किसी को भी ब्लॉक नहीं करता है, सबको एम्पलीफाई करके या सबको एज इट इज आउटपुट पे पास कर देता है। ऑल पास फिल्टर की यही क्वालिटी होती है। जितनी भी इनपुट वेव फॉर्म आप अप्लाई करोगे उनकी फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, लो हो, हाई हो, मीडियम हो, सारी फ्रीक्वेंसीज को वो आउटपुट पे पास कर देता है। इसी को हम कहते हैं ऑल पास फिल्टर। सबको या तो एम्पलीफाई करके पास कर देता है या एज इट इज पास कर देता है, यही नेचर होता है ऑल पास फिल्टर। यहां भी बैंडविड्थ और ऑल पास फिल्टर की भी बैंडविड्थ इंफिनिटी होती है। तो इसकी बैंडविड्थ इंफिनिटी होने का मतलब इनपुट वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो उसको ये आउटपुट पे एम्पलीफाई करके जरूर पास करेगा, किसी भी इनपुट वेव फॉर्म को ब्लॉक नहीं करेगा चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। एंड इट जस्ट बिहेव लाइक ए ऑल पास फिल्टर। बैंडविड्थ इंफिनिटी होने का कोई अगर सिग्निफिकेंस पूछे और मतलब पूछे तो आप कह सकते हैं कि इट इज बिहेविंग लाइक ए ऑल पास फिल्टर। इट कैन पास एवरी फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी विच इज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल्स एट द आउटपुट टर्मिनल बाय एम्पलीफाइंग इट। जो भी गेन होगा उस गेन से एम्पलीफाई करके आउटपुट पे पास कर देगा। मतलब कोई भी इनपुट वेव फॉर्म ब्लॉक नहीं होगी इस ओप एम्प के द्वारा। जो भी इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे उसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे जरूर पास करेगा। बैंडविड्थ इंफिनिटी होने का मतलब ओप एम्प इज बिहेविंग लाइक अ ऑल पास फिल्टर। सिंपली इसका ये मतलब हुआ। चौथा पॉइंट क्या होता है? एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इसका लॉजिक पूछा जा सकता है और बहुत लोगों से पूछ देंगे तो बता ही नहीं पाते हैं, है ना। क्या होता है? लीनियर फेज। ये तो कई लोग आपको बताते ही नहीं। लीनियर फेज रिस्पॉन्स, आइडियल ओप एम्प का जो फेज रिस्पॉन्स होता है वो लीनियर होता है। और इस लीनियर फेज रिस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस क्या है यही मैक्सिमम लोगों को पता नहीं। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से भी हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं हो। लीनियर फेज रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है बेटा? लीनियर फेज रिस्पॉन्स, इसका इस तरह का लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता है। लीनियर फेज रिस्पॉन्स इस तरह का है ना। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। लीनियर एंड विद निगेटिव स्लोप, है ना। जो फेज रिस्पॉन्स फाई ऑफ ओमेगा है, फाई ऑफ ओमेगा फेज रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होता है अभी मैं बताता हूं। माइनस ऑफ सम कांस्टेंट ए इंटू ओमेगा। ओमेगा का लीनियर फंक्शन है, ओमेगा की पावर 1 पे डिपेंड करता है, ओमेगा का लीनियर फंक्शन है। एंड माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा है? फाई ऑफ ओमेगा, इसको y मान लो, ये फाई ऑफ ओमेगा y एक्सिस पे है, ओमेगा के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया तो ये y इज इक्वल टू mx एंड m इज सम निगेटिव वैल्यू। ए को मैं एक पॉजिटिव कांस्टेंट ले रहा हूं, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड माइनस साइन बता रहा है कि इसका जो फेज रिस्पॉन्स है वो कैसा है? लीनियर है एंड विद द निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप, विद द निगेटिव स्लोप। यही होता है एक आइडियल ओप एम्प का फेज रिस्पॉन्स, ऐसा ओरिजिन से पास होता हुआ एंड विद द निगेटिव स्लोप, यही होता है। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप यही है आपका जो यहां पे गिवन है, यही इसका स्लोप है। माइनस ए वैल्यू जितनी है यही इसका स्लोप है, इसका माइनस ए, ठीक है ना। अब देखो फेज रिस्पॉन्स का रिलेशन होता है डिले से। ग्रुप डिले या फेज डिले, देखो दो तरह के डिले डिफाइन करते हो, एक ग्रुप डिले होता है, एक फेज डिले। एक क्या होता है? माइनस ऑफ फाई ओमेगा अपान ओमेगा, एक होता है डिले, और एक होता है डी बाई डी ओमेगा ऑफ माइनस डी बाई डी ओमेगा ऑफ फाई ओमेगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर फेज रिस्पॉन्स लीनियर है मतलब फाई ओमेगा इज लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो यहां माइनस ए ओमेगा रख दो तो यहां से क्या आया? डिले कितना आ गया? ए आ गया। यहां से भी डिले देखो कितना आ गया? डी बाई डी ओमेगा फाई ओमेगा। माइनस ए ओमेगा को डिफरेंशिएट करो,
माइनस ए आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए आ गया। ये क्या है, एक तो कांस्टेंट है ना, एक पॉजिटिव कांस्टेंट था ए। तो ये क्या बता रहा है, अगर फेज रिस्पॉन्स लीनियर है तो जो ग्रुप डिले और फेज डिले हैं, जो ग्रुप डिले और फेज डिले हैं वो कांस्टेंट हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। जो डिले है, ग्रुप डिले या फेज डिले, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। इसका मतलब यह हुआ, इनपुट पे चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करो ओप एम्प में, इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे इनपुट एम्पलीफाई होके आउटपुट पे जाएगा। और हर सिस्टम का कुछ ना कुछ डिले होता है बेटा, इनपुट से आउटपुट तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। इनपुट लगाओगे उसके कुछ टाइम बाद आउटपुट पे रिस्पांस देखेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनपुट लगाया और आउटपुट तुरंत दिखने लगा। इनपुट लगा, एम्पलीफायर ने अपना काम किया, एम्पलीफाई करके आउटपुट को कुछ टाइम बाद आउटपुट पे दे देगा, एम्पलीफाई करके कुछ टाइम बाद आउटपुट। और यही जो टाइम लगा इनपुट अप्लाई करने के बाद आउटपुट आने में, दैट इज कॉल्ड एज डिले। और यहां डिले क्या हो गया सिस्टम का, जो ओप एम्प ही तो सिस्टम है, ओप एम्प का फेज रिस्पॉन्स लीनियर है एंड ड्यू टू दिस द डिले, फेज डिले और ग्रुप डिले इज अ कांस्टेंट वैल्यू ए एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपको निकल आया, लेकिन ये बताओगे तो ऐसा इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं होगा। अब मैं जो एनालिसिस बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। इसका मतलब बेटा ये हुआ, अगर मान लो फेज रिस्पॉन्स नॉन लीनियर होता, फाई ऑफ ओमेगा, अभी मैं मतलब समझा, जस्ट लाइक लेट्स से माइनस फाई ओमेगा स्क्वायर, नॉन लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता। तो अब यहां देखो जो डिले आता क्या आता, एक डिले है माइनस फाई ऑफ ओमेगा बाई ओमेगा, वो आ जाता कितना, माइनस बी इंटू ओमेगा। ठीक है, एक डिले जो डी बाई डी फाई ओमेगा से आता क्या आता, माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा फाई ओमेगा, वहां से माइनस टू बी ओमेगा। अब देखो जो डिले आया, फेज डिले या ग्रुप डिले, दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कांस्टेंट नहीं है। मतलब, और यहां से क्या पता चल रहा है, ये प्लस आएगा, और यहां से पता चल रहा ओमेगा ज्यादा होगा तो डिले ज्यादा होगा, ओमेगा कम होगा तो डिले कम होगा। पता चल रहा है कि नहीं, ये डिले क्या है, बी इंटू ओमेगा के बराबर। अगर ओमेगा ज्यादा हुआ तो बी इंटू ओमेगा ज्यादा होगा और डिले ज्यादा होगा, ओमेगा कम हुआ तो बी इंटू ओमेगा कम होगा तो डिले कम होगा। ये बता रहा है कि जो आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो उसको सिस्टम डिले ज्यादा ऑफर करेगा ओप एम्प, है ना, उसको आउटपुट में लाने में, एम्पलीफाई करके आउटपुट में लाने में ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा डिले ऑफर करेगा। और जिस इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको आउटपुट पे लाने में वो कम डिले लेगा। मतलब जो डिले है दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी इफ द फेज रिस्पॉन्स इज नॉन लीनियर। लीनियर था तो फेज रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी था, मतलब चाहे फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो उसके लिए भी डिले ए होगा, चाहे फ्रीक्वेंसी हाई हो इनपुट सिग्नल की उसके लिए भी डिले ए होगा, सबके लिए डिले इक्वल। अब सबके लिए डिले इक्वल होने से क्या एडवांटेज है, क्यों डिले इक्वल होना चाहिए, वही इसका मेन गेम है कि लीनियर फेज रिस्पॉन्स होने का क्या एडवांटेज है। अब वो ध्यान से समझो। अब मान लो कई बार आप क्या, जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, ध्यान से देखना, सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करने वाला हूं तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ के इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत लोग कम आपको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब मान लो क्रिकेट मैच हो रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉल पिच हुई, उसके बाद बैट्समैन ने शॉट खेला, ये एक सीरियल इवेंट हुई। बॉलर ने बॉल पहले रिलीज करी, ठीक है, वो एक इवेंट है, उसके बाद बैट्समैन तक बॉल पहुंची, उसके बाद बैट्समैन ने शॉट खेला। इसको अब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो इवेंट आपके टीवी पे कैसे इवेंट दिखनी चाहिए, किस सीरियल में, पहले बॉलर बॉल फेंकते हुए दिखना चाहिए, फिर बॉल बैट्समैन तक पहुंचनी चाहिए, फिर बैट्समैन शॉट खेलना चाहिए। अब ये तीनों इवेंट कुछ सिग्नल्स को करस्पॉन्ड कर रही हैं। बॉलर ने बॉल फेंका, वो भी एक इवेंट है, उसको भी आपने कैप्चर किया, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। बॉल रिलीज होकर बैट्समैन के पास पहुंची, वो भी एक इवेंट है, उसको सिग्नल को आपने कैप्चर किया और उसको प्रोसेस कर दिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, क्योंकि उसी को आप ट्रांसमिट करोगे टीवी पे तो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगा ना भैया, ट्रांसमिट होकर थ्रू एयर आपके टीवी तक पहुंचेगा। उसके बाद बैट्समैन ने शॉट खेला, ये भी एक इवेंट है, इसको भी आपने प्रोसेस करके एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीन सिग्नल हैं और तीनों इवेंट अलग अलग हैं, सबके पिक्सल्स अलग होंगे। बॉलर जो बॉल फेंक रहा है वो एक अलग इवेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, बॉल पिच होके आई उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, बैट्समैन ने शॉट खेला उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो आपको तीन, एक तरह से ऐसे तो बहुत सारे सिग्नल इसमें जुड़े हुए होंगे, मैं लेकिन तीन मेन इवेंट की बात कर रहा हूं। तीन सिग्नल्स मिल गए,
अब जब आप प्रोसेस करोगे सिस्टम में भेजने के लिए तो वहां पे अंदर ओपैम भी लगा होगा, एम्पलीफायर भी लगे होंगे, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होंगी, है ना। एम्पलीफायर भी लगा होगा जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजता है ताकि सिग्नल आपके टीवी तक पहुंचने तक उसका स्ट्रेंथ लेवल मेंटेन रहे, उसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे। पता चला टीवी तक पहुंचने तक उसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, आपका सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा टीवी पे, तो एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। तो हो सकता है ओपैम लगा रखा हो। अब देखो फायदा क्या, अब अगर नॉन लीनियर फेज हुआ तो 3 इवेंट थी, 3 फ्रीक्वेंसी हुई। मैं कहता हूं कि जो 60 बैट्समैन ने खेला, जो सबसे लास्ट में इवेंट हुई, सबसे पहले आपने कैप्चर किया क्या, बॉलर ने जो बॉल फेंका उस सिग्नल को प्रोसेस करके ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद जो बॉल रिलीज होकर बैट्समैन तक पहुंची उस सिग्नल को प्रोसेस किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करके। और तीसरी इवेंट हुई आपकी, उसके बाद 60 खेला बैट्समैन ने, उस इवेंट को कैप्चर किया, सिग्नल में कन्वर्ट किया और उसको प्रोसेस करके भेज दिया। तो वहां रिसीव भी उसी ऑर्डर में होनी चाहिए, पहले बॉलर ने बॉल फेंका वो सिग्नल रिसीव होना चाहिए, उसके बाद आपका बॉल पहुंची बैट्समैन तक वो रिसीव होना चाहिए, फिर बैट्समैन ने शॉट खेला। अब हुआ क्या, तीनों सिग्नल को जब आपने एम्पलीफायर से प्रोसेस किया और आपका जो एम्पलीफायर है, जो ओपैम आप कह सकते हो, वो उसका जो डिले है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है ड्यू टू नॉन लीनियर फेज रिस्पांस। तो अब जो तीसरी इलेक्ट्रॉनिक इवेंट थी, जो तीसरी इवेंट थी बैट्समैन ने शॉट खेला, मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और जो सबसे पहले इवेंट हुई थी, जो बॉलर ने बॉल रिलीज की थी, उस इवेंट की फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में वो कन्वर्ट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, अब जो पहली इवेंट थी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी और जो लास्ट में इवेंट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी, तो डिले किसको ज्यादा ऑफर कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो जो सबसे पहले इवेंट हुई थी, बॉलर ने बॉल फेंका था, उसको सिस्टम, आपका जो सिस्टम, जिस सिस्टम से आप प्रोसेस करके सिग्नल को भेज रहे हो टीवी पे दूसरे यूजर के यहां, उस सिग्नल को डिले सबसे ज्यादा दिया आपके सिस्टम ने। और जो सबसे बाद में इवेंट हुई थी, बैट्समैन ने शॉट खेला था, उसको सबसे कम डिले दिया। अब होगा क्या, डिले जो पहले सबसे इवेंट हुई थी उसको आपके सिस्टम ने ज्यादा डिले प्रोवाइड किया क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और जो सबसे बाद में इवेंट हुई उसकी कम फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको कम डिले दिया। तो क्या होगा, जो आपका सबसे बाद में इवेंट हुई थी उसको डिले कम मिला, तो हो सकता है वो जल्दी पहुंच जाएगा आपके रिसीवर पे या टीवी पे। और जो इवेंट सबसे पहली हुई थी फील्ड पे, बॉलर ने बॉल फेंका था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से उसको डिले ज्यादा मिला, तो वो पहुंचने में देर कर दिया। अब आपके टीवी पे पहले बैट्समैन शॉट खेल रहा है, बॉलर की बॉल बाद में फेंकी जा रही है ना, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर। जबकि अगर यही होता कि तीनों इवेंट को डिले अगर सेम देता, तीनों इवेंट को अगर डिले सेम मिला होता, तो जो इवेंट सबसे पहली पहुंची उसको भी 2 सेकंड का डिले दिया, जो उसके बाद पहुंची उसको भी 2 सेकंड, और जो उसके बाद पहुंची उसको भी 2 सेकंड। तो जो इवेंट सबसे पहले ट्रांसमिट हुई वो 2 सेकंड बाद पहुंच गई, दूसरी इवेंट थोड़ी सी बाद में आई तो उसको फिर 2 सेकंड बाद, जब आपने 2 सेकंड के डिले के बाद भेजा, तो वो इवेंट पहली इवेंट के बाद ही रिसीव होगी, है। तीसरी इवेंट जो सबसे बाद में आई उसको फिर इक्वल डिले 2 सेकंड दिया, तो वो सबसे बाद में वहां पहुंचेगा, क्योंकि सबको इक्वल डिले है। तो जो पहले आएगी वही पहले पहुंचेगी, जो बाद में आएगी वही बाद में पहुंचेगी, ड्यू टू इक्वल डिले क्राइटेरिया। और फिर वहां ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा, बॉलर पहले बॉल ही फेंकेगा, गेंद जाएगी और बैट्समैन शॉट खेलेगा। तो ये इक्वल डिले इसीलिए नेसेसरी, नहीं तो आउट ऑफ ऑर्डर सिग्नल रिसीव होंगे दूसरी जगह पे और सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए डिले शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट द सिग्नल विच इज प्रोसेस फर्स्ट, वो फर्स्ट पहले जाके दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, और जो सिग्नल बाद में प्रोसेस हो वो बाद में पहुंचना चाहिए। और अगर सबको इक्वल डिले दे रहे हो तो जो सिग्नल तुम्हें पहले मिला उतना ही डिले देके उसको पहले पहुंचा दिया दूसरी जगह, और जो बाद में आया, जब आया ही बाद में, फिर उतना ही डिले देके उसको भी पहुंचाया, तो वो उतने ही बाद में रिसीव होगा। तो जो इवेंट सीरियली हो रही हैं उसी सीरियल में दूसरी जगह पहुंचेंगे, क्योंकि सबको डिले क्या दिए, इक्वल दिए। बात समझ में आई, दिमाग में घुसी। इसीलिए लीनियर फेज रिस्पांस इज वेरी वेरी नेसेसरी, एंड ideal op-amp has that linear phase response. That's why it provides equal delay to the all input frequency, so that सीरियल में कोई इवेंट हो रही तो उसके सीरियल में ऊपर नीचे नहीं होगा। जो चीज पहले होगी वो पहले ही प्रोसेस होके जाएगी आउटपुट पे, जो बाद में होगी वो बाद में ही जाएगी, क्योंकि पहले को भी उतना डिले मिला
बाद वाली को भी उतना डिले मिला, तो बाद वाला अगर बाद में आया तो उतने डिले के बाद में ही पहुंचेगा। अब होता कि पहले को डिले ज्यादा दे देते और बाद वाले को कम, तो बाद वाला बाद में आके भी कम डिले की वजह से पहले पहुंच जाता। वो चीज अवॉइड करने के लिए इक्वल डिले जरूरी है ना। तो phase response should be linear for providing equal delay to all the frequencies, and this is very much necessary when there is serial communication. You are sending some serial information. That's why linear phase response is very, very necessary. While if phase response is non-linear, then the delay will dependent on frequency. कोई भी बीटा ओमेगा की पावर 3 ले लो, e to the power ओमेगा ले लो, ये सारे non-linear phase response हैं और उसमें हर टाइम डिले क्या आएगा, ओमेगा का फंक्शन आएगा। तो ओमेगा कम ज्यादा होने की वजह से डिले कम ज्यादा होगा और फिर आप सीरियली कुछ प्रोसेस करोगे तो आउट ऑफ ऑर्डर चीजें मिलेंगी आपको आउटपुट पे ना, एंड दैट यू डोंट वांट। दैट्स व्हाई लीनियर फेज रिस्पांस इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड आइडियल ऑप एम्प हैज इट, है ना। पांचवा क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। इसका क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो। आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो, दैट इज आर नॉट इज जीरो, है ना, आर नॉट इज जीरो। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि आउटपुट साइड में लोडिंग इफेक्ट नहीं आता है। नो लोडिंग इफेक्ट ऑन आउटपुट साइड, नो लोडिंग इफेक्ट ऑन आउटपुट साइड, है ना। ये 5 मेन प्रॉपर्टीज हैं, नो लोडिंग इफेक्ट ऑन आउटपुट साइड। इसका मतलब क्या है, जैसे जब एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है तो यहां पे मान लो इनपुट VI आपने लगाया इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो आउटपुट साइड में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आता है, कितने का, AOL इंटू VI का, है ना। और साथ में वोल्टेज सोर्स जब आता है तो उसका एक आउटपुट रेजिस्टेंस R0 होता है सीरीज में, और आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है RL, जिसके क्रॉस आप एक्चुअल आउटपुट ले रहे हो प्लस माइनस V0। अब अगर ये R0 जितना ज्यादा होगा तो जो एक्चुअल एम्पलीफिकेशन हुआ AOL इंटू VI, उसका कुछ पोर्शन R0 के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन RL के क्रॉस आएगा। जबकि आप क्या चाहते हो, जो इंटरनल एम्पलीफिकेशन होकर वोल्टेज मिला वो मैक्सिमम कहां आए, आपके लोड के क्रॉस। और लोड के क्रॉस सीरीज में अगर 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है उसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आता है। या अगर मैं कहूंगी R0 जितना कम होगा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा, मैक्सिमम इसके क्रॉस मिलेगा। क्योंकि लोड तो लोड है, उसको आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मैक्सिमम गेन आप लोड के क्रॉस पहुंचाना चाहते हो तो एम्पलीफायर की कौन सी प्रॉपर्टी आप कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोल करो, है ना। लोड तो जितना होगा उतना लगाना पड़ेगा ना भाई। ये फैन है, फैन का एक लोड है वो फिक्स है, उसको आप थोड़ा चेंज कर लोगे कि मैं बढ़ा दूं घटा दूं। लेकिन अगर मैं R0 जितना लोअर साइड में रखूंगा तो ये वोल्टेज AOL इंटू VI जो वोल्टेज सोर्स है, इसका मैक्सिमम पोर्शन मुझे लोड के क्रॉस मिलेगा जितना R0 कम होगा। और अगर यही R0 जीरो को टेंड कर जाए आइडियल वैल्यू के केस में, तो ये जीरो हो गया तो सारा का सारा वोल्टेज लोड के क्रॉस आ जाएगा, है ना। तो यही कहते हैं नो लोडिंग इफेक्ट ऑन आउटपुट साइड और लोड साइड। तो जितना भी इंटरनल एम्पलीफिकेशन के बाद वोल्टेज मिलेगा ओप एम्प के, वो पूरा का पूरा लोड के क्रॉस आ जाएगा अगर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। आउटपुट रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो लोड के क्रॉस उतना कम वोल्टेज मिलेगा जो आप चाहते नहीं हो। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जितना कम और आइडियली क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो सारा का सारा वोल्टेज जो एम्पलीफिकेशन के बाद मिला AOL इंटू VI लोड के क्रॉस आ जाएगा। तो नो लोडिंग इफेक्ट, यही R0 जितना होगा तो लोडिंग इफेक्ट आने लगेगा। क्या, R0 के क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लोड के क्रॉस थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा। AOL इंटू VI का सारा पोर्शन लोड के क्रॉस नहीं मिलेगा, कुछ इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। R0 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ड्रॉप R0 के क्रॉस, उतना कम वोल्टेज RL के क्रॉस मिलेगा, इस वोल्टेज AOL इंटू VI का पोर्शन। तो R0 जितना कम होगा उतना अच्छा है ताकि RL के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज मिल पाए। तो R0 का जीरो होना मतलब नो लोडिंग इफेक्ट ऑन आउटपुट साइड, है ना। आउटपुट साइड में नहीं होगा नो लोडिंग इफेक्ट, है ना। और R0 जीरो होने से एक और चीज हो रही है कि जो आउटपुट वोल्टेज V0 है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, है ना। दैट विल बी आउटपुट वोल्टेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड RL, है ना। अब देखो ना, अगर R0 जीरो है तो RL यहाँ चाहे 10 किलो ओम लगाओ, चाहे 20 किलो ओम लगाओ, चाहे 40 किलो ओम लगाओ, सबके क्रॉस यहाँ RL चाहे कुछ भी हो, हर किसी के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज V0 AOL इंटू VI ही आएगा। लेकिन अगर यहीं में R0 जीरो ना हो, R0 की कुछ वैल्यू हो, तो मान लो R0 की वैल्यू 1 किलो ओम है,
फिर मैं अगर यहां 10 किलो ओम लगाऊंगा तो 10/11 इंटू AL इंटू VI आउटपुट आएगा आउटपुट टर्मिनल के क्रॉस। अगर मैं यहां 20 किलो ओम लगा दूं लोड रेजिस्टेंस तो 20/21 इंटू AL इंटू VI आउटपुट मिलेगा मुझे। यहां 30 किलो ओम लगा दूं तो 30/31 इंटू AL इंटू VI आउटपुट आएगा। मतलब आउटपुट डिपेंड करने लगेगा लोड रेजिस्टेंस पे अगर R0 0 नहीं है, और अगर यही R0 0 हो जाए तो आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस RL से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चाहे यहां 10 किलो ओम लगाओगे उसके क्रॉस भी AL इंटू VI मिलेगा, 20 किलो ओम लगाओगे उसके क्रॉस भी AL इंटू VI मिलेगा, 40 लगाओगे 50 लगाओगे तो ये दोनों चीजें हैं, नो लोडिंग इफेक्ट आएगा और आउटपुट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। तो यहां जो भी लोड चाहते हो कनेक्ट कर दो, सब लोड के क्रॉस वोल्टेज आपको AL इंटू VI ही मिलेगा अगर R0 0 है ना। जबकि अगर R0 नॉन जीरो रहता तो लोड पे डिपेंड करता कि लोड टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा। ठीक है ना, ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये लेक्चर अब मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं। और जो सबसे ज्यादा आगे आपको यूज होने वाले दो चीजें हैं वो कौन सी हैं? आइडियल प्रॉपर्टी। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। इनकी जो आइडियल वैल्यू इन्फिनिटी ये आपको याद होंगी हमेशा के लिए। और जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो इस AOL के इन्फिनिटी होने का क्या इफेक्ट आता है ऑप एम्प पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और बहुत लोगों को मैंने देखा गलत पढ़ाते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी गलत पढ़ाते हैं, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, बहुत ही ज्यादा गलत पढ़ाते हैं। और कई अच्छे लोगों को मैंने देखा है जिनको अच्छी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, वो भी गलत पढ़ाते हो मैंने देखा है। या उनको इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आता, या कुछ तो है वो सही रिफरेंस नहीं लिए, क्या नहीं लिए, आई डोंट नो। बट AOL का इन्फिनिटी होना, इसका क्या इफेक्ट आता है ओप एम्प पे। अगर मैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में ओप एम्प को यूज करने जाऊं एज एन एम्पलीफायर और ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो क्या मैं ओप एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज कर पाऊंगा ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में विद AOL इन्फिनिटी? कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एम्पलीफायर की तरह नहीं कर पाऊंगा तो किसकी तरह कर पाऊंगा, ये भी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगले डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।